नाउ लेट्स डू द रिवीजन ऑफ लेक्चर 9। मैं अभी तो रिसेंटली जिस टाइम ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आज हमने तो वैसे सेंटर ऑफ मास का स्टार्ट कर दिया लेक्चर नंबर हमने आज 3 पढ़ाया था। तो मैं ये फटाफट वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट करती हूँ, फिर सेंटर ऑफ मोशन कह रही है, सेंटर ऑफ मास से भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिर मुझे इस वीक में रिवीजन भी करना है। वर्क एनर्जी का टेस्ट है, मैंने जो भी टेस्ट सीरीज़ ले रखी है उसके अकॉर्डिंग मेरा वर्क एनर्जी और लॉस ऑफ मोशन का टेस्ट है फिज़िक्स में। तो इन वीडियोस के थ्रू मैं अपना भी रिवीजन करती हूँ। उसके बाद अच्छे से मैं इसके सारे सर ने जितने क्वेश्चंस कराए वो KPP सब कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं जल्दी से जल्दी सेंटर ऑफ मास करके, बहुत कम टाइम बचा है तो हमें बहुत अच्छे से सब करना है। तो मैं भी बार बार अब इन्हीं वीडियो से रिवाइज़ करूँगी और नोटबुक से। पहले मुझे लेक्चर देखने बहुत ज़्यादा आदत थी, तो इस बार इसलिए मैं अपनी छोटी क्लिप्स बना रही हूँ और वो यहाँ पर एक तरह से सेव हो रही है मेरी, तो मैं भी इन्हीं से रिविज़न करूँगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, ये सर ने पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, कुछ इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, वरना तो मैं लिख के समझाऊंगी। तो आज मैं ये नोटबुक से ही बता रही हूँ सारा। कि सर ने ये बताया था कि अगर कोई पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे 2 kg में 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाके 0 होगी। फिर वहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी 0। फिर काइनेटिक यहाँ पर 100 कम हो गई है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ 100 कम हो गई है सर ने। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? इसका यही एक एक्सप्लेनेशन आप ये लोग दे, काइनेमेटिक्स के हिसाब से सर ने बोला था, आप एक ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सप्लेनेशन नीचे की तरफ है, इसलिए वेलोसिटी कम हो रही है तो पार्टिकल की स्पीड डाउन हो रही है। और आप ये भी कह सकते हो कि ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है, तो वर्क डन ऐसे वर्क एनर्जी तरह से वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटी का वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए, और लेकिन इसमें देखो ये 0 तो हुई है, लेकिन वापसी आने पर बॉटम पॉइंट पे वो काइनेटिक एनर्जी फिर से 100 हो गई इनिशियल के बराबर। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं इसलिए। तो सर ने यही बताया था कि इस चीज़ को आप कैसे समझा सकते हो। तो 2 वे से समझा सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऊपर एक्स नहीं है तो पार्टिकल की, और ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी कमी हो रही है। तो इसलिए फाइनली, लेकिन इसमें ये भी आप देखो कि काइनेटिक एनर्जी फिर से 100 हो गई। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हुई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हुई एच हाइट जाने पर, और यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक इंक्रीज़ हुई, पोटेंशियल डिक्रीज़ हुई। वो तो सर आगे आपको पोटेंशियल एनर्जी का सर ने जैसे बताया, मैं भी अभी आगे बताऊँगी। फिर ये ब्लॉक था, एक बी वेलोसिटी से चल रहा था, इसमें फ्रिक्शन था यहाँ पर μ.5। पहले तो काइनेटिक एनर्जी 100 थी, अब फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लग रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी फिर ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब हम वापसी दोबारा आएंगे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ तक 100 कम हुई है तो काइनेटिक एनर्जी 100 बढ़ेगी नहीं, बी आगे एक्सेलरेशन पीछे, तो स्पीड कम, काइनेटिक वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी सही है। लेकिन यहाँ पर आप इन दोनों में ये डिफरेंस देखो कि अगर हम जब दोबारा वापस उसी पॉइंट पे आए तो हमारी काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई। यहाँ पर जब ऐसा करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि वही काइनेटिक एनर्जी हो जाए। आप कहने का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर वो हमारी एनर्जी एक तरह से स्टोर रही, हम नीचे आए तो फिर से ऐसा हो गई, और यहाँ पर वो एनर्जी स्टोर नहीं रही है।
तो इसमें ऐसा क्यों है आगे आपको पता लगेगा, क्योंकि दो टाइप की फोर्सेस होती है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ऐसे ही एक स्प्रिंग का आसानी केस समझाया कि 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 100 थी, बाद में फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगता है। फिर यहाँ पर ये मैक्सिमम कंप्रेशन होने के बाद पीछे की तरफ एक्सेलेरेशन, मैक्सिमम कंप्रेस होने के बाद फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, कहने एक्सेलेरेशन भी पीछे की तरफ। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनली 0, बाद में -100 हो गई। गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पर पहले 100 थी फिर 0 थी, तभी तो मैं खुद देख रही थी। तो चेंज कितने का हुआ, -100 का, मतलब -100 कम हो गई हमारी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटी से रिलेटेड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग से रिलेटेड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वापस से इसी पॉइंट पे तो फिर से हमारी 100 हो जाएगी। लेकिन ये फ्रिक्शन के केस में ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा वो हमारी एनर्जी गेन हुई हो। ऐसे ये इलेक्ट्रोस्टैट का बताया सर ने कि यहाँ पर एक फिक्स मास है, एक एम मास है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी फिर 100 हुई। बाद में जब ये यहाँ पर इसकी तरफ जाएगा तो इसके रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ, ये रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ, फाइनली वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब दोबारा इधर जाएगा फिर से 100 हो जाएगी। तो इसका भी ऐसे ही समझा सकते हैं, वी एंड डी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव फोर्स नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टर्म इसके लिए भी इसीलिए आया क्योंकि ये हमारी दोबारा गेन हो गई है। पहले काइनेटिक एनर्जी 100 थी, बाद में क्यू चार्ज जब दोबारा यहाँ आया तो फिर से 100 हो गई। यहाँ पर ये प्लस का है, ये प्लस का है भी, तो इसलिए इधर जा रहा है, तो इसलिए इस पर एफ रिपल्सन वाली फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स इधर लग रही है ड्यू टू Q1 ऑन Q2। तो बस यही था। तो आपको इस पन्ने से यही कंक्लूज़न निकालना है कि क्या रीजंस हो सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज़ करने के लिए और किन वाले के साथ पोटेंशियल एनर्जी का टर्म एसोसिएटेड है। देखो, ग्रेविटेशन वाले के साथ, स्प्रिंग वाले के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक के वाले के साथ पोटेंशियल एनर्जी का टर्म एसोसिएट है, लेकिन का फ्रिक्शन के केस में ऐसा नहीं हुआ। तो हम दो टाइप की फोर्सेस पढ़ते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज वर्क डन इज 0 इन अ क्लोज लूप। इनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता। पाथ पर डिपेंड लाइक ग्रेविटेशन, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैट, कांस्टेंट फोर्स। और आपने देखा होगा कंजर्वेटिव वालों के साथ ही पोटेंशियल का टर्म लगा, वो क्यों लगा वो आगे पता लगेगा, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, क्लोज लूप में वर्क 0 होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती हैं। और यहाँ पे एग्जांपल्स ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैट, कांस्टेंट फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये बेमान फोर्सेस होती हैं, इनका वर्क डन क्लोज लूप में 0 नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। वही फ्रिक्शन में आप देख रहे थे ना, दोबारा वो काइनेटिक एनर्जी नहीं हुई उतनी। इनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। एग्जांपल फ्रिक्शन, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डी डब्ल्यू माइनस डी यू वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। डी यू क्या होता है, माइनस एफ डॉट डी आर। इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यूनी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। फिर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ओनली डिफाइंड फॉर, जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है वो इज़ ओनली, एक सेकेंड स्पाइरल निकल गया, बस एक सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी इज़ ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है, इज़ डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ये अकेली के लिए ऐसे डिफाइन नहीं होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए डिफाइंड होगा। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड ऑन रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन पे भी डिपेंड होता है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन। डेल्टा यू इज सेम फॉर ऑल फ्रेम,
Hence we can say that delta U is frame independent.